नमस्कार छात्रों। आज हम फिर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आपके एचआई का जो सिलेबस है, जिसमें सेकंड पेपर ऑडियोलॉजी का है, उसका अध्ययन अध्यापन हेतु। तो कल हमने कान के बाहरी भाग, आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में जाना कि कौन कौन से अंग उसमें पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य होता है, जिसमें कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कार्टी, ऑस्कुलर चेन के आदि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम कान का क्रियात्मक या बाह्य कण के कान के बारे में अध्ययन करेंगे। बाह्य कण का जो कार्य होता है, उसमें सर्वप्रथम पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके उसे कर्णनलिका में भेजता है तथा ध्वनि की दिशा का ज्ञान कराता है। पिन्ना जो है हमारा, ये आसपास की ध्वनियों को एकत्रित करता है और ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। इससे ध्वनि की तथा दिशा का ज्ञान होता है। दूसरा है उच्च बारंबारता वाली ध्वनि 5000 हर्ट्ज से 7000 हर्ट्ज, अर्थात ये उच्च आवृत्ति की ध्वनि अनुनाद के द्वारा 5000 हर्ट्ज से 7000 हर्ट्ज बनाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि कम आवाज़ को ऊंची आवाज़ या एम्प्लीफिकेशन करता है। तीसरा है कर्णनलिका पिन्ना से कर्णपटल तक की ध्वनि तरंग को स्मूथ बनाने में सहायता करता है, इजीली बना देता है, जिससे ध्वनि तरंग आसानी से मध्य कर्ण और अंतःकर्ण तक पहुँचे। कर्णनलिका का ऐसा कार्य होने के कारण किसी भी नुकीली वस्तु को सीधे कर्णपटल में चोट पहुँचाने से रोकता है। और आखिरी है कर्णनलिका में उपस्थित हेयर और वैक्स स्टैक धूल आदि को अंदर प्रवेश करने से रोककर कर्णपटल और मध्य कर्ण की संरचना को सुरक्षित रखता है। तो ये थे बाह्य कर्ण के कार्य। अब हम मध्य कर्ण के कार्य यानी मध्य कर्ण, मनुष्य में सुनने में मध्य कर्ण की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो रोल ऑफ द मिडिल ईयर इन ह्यूमन हेयरिंग। कर्णनलिका द्वारा पहुंचाई हुई ध्वनि तरंग कर्णपटल से टकराने के बाद कर्णपटल कहने से तात्पर्य है ईयर ड्रम या कान का पर्दा। ध्वनि कर्णपटल से टकराने के बाद कर्णपटल में कंपन उत्पन्न होता है। कर्णपटल के कंपनता से ऑसिकुलर चेन में भी कंपन होने लगता है। ऑसिकुलर चेन से ध्वनि का संचालन समाहित होने के बाद स्टपेज की फुट प्लेट हलचल करना शुरू कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उससे जुड़ी हुई राउंड विंडो में भी हलचल शुरू हो जाती है और तत्पश्चात अंतःकरण में घूमना शुरू हो जाती है। इस प्रकार बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य कर्ण के कार्य। मध्य कर्ण के कार्य
की भूमिका हमने जाना, काफ़ी जानते हैं। मध्य कण बाह्य कण से आंतरिक कण तक की ध्वनि को संचालित करता है। मध्य कण ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, जिससे वह ध्वनि ऊर्जा को कुछ हद तक बढ़ा देता है। मध्य कण ध्वनि ऊर्जा को लगभग 27 dB तक बढ़ा देता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारा मिडिल ईयर है वो एक एम्पलीफायर का काम करता है। निम्न स्तर की ध्वनियों को उच्च स्तर की बनाकर वो आगे प्रेषित कर देता है। मध्य कण आंतरिक कण की निम्न तरह से सुरक्षा करता है। तेज आवाज आने पर टेंसर टिम्पैनी तथा स्टेपिडियस मसल सिकुड़ जाती है, जिससे आंतरिक कण के कोमल भागों को सुरक्षा मिलती है। अगला है कंठ कण नलिका मध्य कण में वायु दबाव को बाहर के वातावरण के वायु दबाव के अनुरूप बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। ये बाएं कण से मध्य कण तक सिर्फ ध्वनि के प्रभावशाली ही सहायता नहीं करती, वरन वायुमंडल दबाव में आने वाले अचानक परिवर्तन से कर्णपटल की सुरक्षा करने में भी सहायता करती है। अचानक से कोई आवाज़ उत्पन्न हो जाए या हमारे आसपास से कोई मशीन या हवाई जहाज आदि की आवाज़, बहुत तेज आवाज़ आती है, तो उससे सुरक्षा करता है। कंठ कण नलिका मध्य कण में उपस्थित किसी भी प्रकार के स्राव को नेज़ोफेरेंक्स द्वारा बहने में सहायता करती है। नेज़ोफेरेंक्स कहने का तात्पर्य है कि इस जगह पे हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे नाक, कान, आँख, ये सब आके वहाँ पे एकत्रित होकर मिलते हैं, उसको नेज़ोफेरेंक्स कहा जाता है। जब हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि हमारी आंखों से पानी गिर रहा है किसी कारण, या हम रो रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारी नाक भी बहने लगती है। इसका कारण ये है नेज़ोफेरेंक्स आपस में जुड़ा होता है। मनुष्य के सुनने में अंतर्कण की भूमिका, तो हमने बाह्य कण और मध्य कण की भूमिका को जाना। अब हम सुनने में अंतःकण की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। अंतःकण की भूमिका। रोल ऑफ द इनर ईयर इन ह्यूमन हियरिंग। आर्टिकुलर चेन के घूमने से स्टिपस की कुछ प्लेट दोलन करना शुरू कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उससे जुड़ी स्केला वेस्टिबल में स्थित द्रव डिस्टर्ब होता है। वो द्रव्य कौन सा होता है? एंडोलिम और पैरोलिम, ये दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया को अलग करने वाली रेजनर मेम्ब्रेन में हलचल शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसमें उपस्थित एंडोलिम में कंपन होने लगता है। इस कंपनता से रेजर मेम्ब्रेन की तरह बेसिलर मेम्ब्रेन में भी हलचल शुरू हो जाती है, जिससे वह ऊपर नीचे घूमकर हलचल करने लगती है, जिससे उसमें स्थित द्रव के स्थानांतरित होने से आर्गन ऑफ कार्टाई के हेयर सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं। हेयर सेल्स के सक्रिय होने से एड्स नर्व में आवेशों का निर्माण शुरू हो जाता है, जो कि विद्युतीय होते हैं और वो ऑडिटरी पाथवे से आगे की ओर जाते हैं। अंतःकण के कारण। पहला है अंतःकण ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, जहां पर वह यांत्रिक ऊर्जा को हेयर सेल्स के कार्य करने के द्वारा विद्युतीय आवेशों में परिवर्तित करते हैं। इसके पश्चात आंतरिक कण में स्थित कॉक्लिया में ध्वनि की आवृत्ति को विश्लेषण किया जाता है, अर्थात उच्च, निम्न, मध्यम आवृत्ति को विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट, कॉक्लिया में आवृत्ति की अतिरिक्त तीव्रता को भी विश्लेषण किया जाता है। और लास्ट है आंतरिक कण में सुनने संबंधी सूचना के अतिरिक्त शरीर की स्थिति और हलचल से संबंधित सूचना को भी
बायो इलेक्ट्रिकल कोड में परिवर्तित कर ऑडिटरी नर्व से मस्तिष्क में भेजा जाता है। इस पॉइंट को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंतरिक कण में सुनने संबंधी सूचना के अतिरिक्त शरीर की स्थिति और हलचल से संबंधित सूचना को भी बायो इलेक्ट्रिकल कोड में परिवर्तित कर ऑडिटरी नर्व से मस्तिष्क में भेजा जाता है। तो ये थे बाह्य कण के कार्य। अब हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ द ऑडिटरी पाथवे इन ह्यूमन हियरिंग। मनुष्य के सुनने में ऑडिटरी पाथवे की भूमिका। ऑडिटरी पाथवे की भूमिका ये है, आंतरिक कण में हेयर सेल्स के द्वारा ध्वनि को विद्युत आवेश में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद इन विद्युत आवेशों को ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन स्ट्रीम में संचारित किया जाता है। ये आवेश आवृत्ति, तीव्रता, समय आदि से संबंधित आवश्यक सूचना को ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। दाएं साइड की अधिकतर आवेश बाएं साइड और बाएं साइड की आवेश दाएं साइड क्रॉसओवर होती हैं। ये आवेश ऑडिटरी कॉर्टेक्स के विभिन्न भागों तक पहुंचने के बाद ही ध्वनि को महसूस किया जाता है और सुना जाता है। मनुष्य के श्रवण मैकेनिज्म और कार्यप्रणाली में ऑडिटरी पाथवे का कार्य प्रसारण और नियंत्रण केंद्रक जैसा होता है। इस प्रकार ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली सूचना को कार्यप्रणाली और अभिलेख में ऑडिटरी नर्व और ऑडिटरी पाथवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मुख्यतः यहाँ ऐसे होता है कि ऑडिटरी पाथवे का कार्य प्रसारण यानी उसको फैलाना या आगे भेजना और नियंत्रण केंद्र कंट्रोल करना। तो ये था हमारा ऑडियोलॉजी का यूनिट सेकंड। इसी के साथ ऑडियोलॉजी जो कि आपके HID के सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड पेपर है उसके इकाई 2 की समाप्ति होती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आसपास की लाइब्रेरी से, किताबों के माध्यम से, या जो सबसे आसान आजकल का तरीका हमारे पास है गूगल देवता जी, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट फॉर योर हेल्पिंग।
ये प्रश्नों के प्रकार हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब मैं यूनिट 2 की समाप्ति करता हूँ। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 की, जिसमें है श्रवण दोष के कारण। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट, श्रवण दोष होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इन कारणों के विषय में प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है, जिससे कि हम एक सीमा तक श्रवण दोष को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो श्रवण दोष के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जन्म के पूर्व। दूसरा है जन्म के समय। और तीसरा व अंतिम है जन्म के बाद। तीन कारणों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम है जन्म के पूर्व यानी प्रीनेटल, जन्म के समय नेटल और जन्म के बाद मतलब पोस्ट नेटल। तो पहले चर्चा करते हैं जन्म के पूर्व यानी प्रीनेटल के बारे में। कौन कौन से कारण होते हैं जो जन्म के पूर्व होने पर श्रवण दोष ला सकते हैं या उनके कारण श्रवण दोष हो सकता है। इसमें है सर्वप्रथम माँ की उम्र 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भवती होने पर बच्चा श्रवण विकलांग हो सकता है। दूसरा है गर्भावस्था में माँ को किसी प्रकार की बीमारी जैसे रूबेला, तेज बुखार, पीलिया के बचाव हेतु अधिक मात्रा में दवा सेवन करने से भी बच्चे में वो श्रवण दोष हो सकता है। अगला है गर्भावस्था के दौरान यदि माँ नशीले पदार्थों का सेवन करती है, जैसे चरस, अफीम, शराब, धूम्रपान आदि के कारण भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के समय पौष्टिक आहार अथवा संतुलित भोजन का सही संतुलन न बन पाने के कारण भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। जी हाँ, यदि उसको माँ को संपूर्ण संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है तो उसका असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी हो सकता है और उसमें श्रवण दिव्यांगता हो सकती है। गर्भावस्था के समय अत्यधिक मात्रा में एक्सरे या सोनोग्राफी कराने से बच्चे में
श्रवण दोष हो सकता है। इसलिए जब बहुत ही जरूरी हो तो गर्भकाल में कम से ही कम एक्सरे व सोनोग्राफी कराएं, नहीं तो इसका असर होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है और उसमें श्रवण दोष हो सकता है। नेक्स्ट है रक्त संबंधी शादी होने के कारण बच्चों में श्रवण दोष हो सकता है। रक्त संबंधी शादी जैसे एक ही परिवार में शादियां करने से। अगला है गर्भावस्था के दौरान माँ को सीढ़ी आदि गिरने के कारण बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। जी हाँ, अगर सीढ़ी वगैरह गिर जाए, कोई चोट लग जाए तो बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। गर्भाशय के प्रथम 3 माह में यदि बच्चे की माँ को किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी होने के कारण बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। यदि माँ लंबे समय से गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करती है तो इस अवस्था में पैदा हुआ बच्चा श्रवण दोष युक्त हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जो जन्म से पूर्व कहते हैं बच्चे गर्भ में पल रहे बच्चे में श्रवण दोष उत्पन्न कर सकती है। अब हम जानेंगे जन्म के समय कौन से कारण होते हैं जिससे बच्चे में श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। इसमें सर्वप्रथम यदि बच्चे का जन्म समान डिलीवरी में न हुआ हो तो बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। समान डिलीवरी मतलब या सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा अगर बच्चा होता है तो उसमें श्रवण दोष हो सकता है या इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण श्रवण दोष हो सकता है। ऑक्सीजन यदि प्रॉपर मात्रा में बच्चे को नहीं मिलती तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे ब्लू बर्ड बेबी कहते हैं और श्रवण अक्षमता का बहुत बड़ा कारण होता है। बच्चे को जन्म के समय चोट लग जाने पर श्रवण दोष हो सकता है। और नेक्स्ट है यदि प्रसव शल्य क्रिया द्वारा हुआ हो तो बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। शल्य क्रिया में सर्जरी के कारण अगर बच्चे का जन्म हुआ हो तो श्रवण दोष हो सकता है। ये सब हम चर्चा करें जन्म के समय श्रवण दोष होने के कारणों के संबंध में। जन्म के समय यदि बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होने पर बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चा रोया ना हो तो बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नीलापन होना अथवा बीमार पड़ने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। बच्चे की मां का प्रसव पीड़ा लंबे समय तक होने के कारण बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। और यदि बच्चे के जन्म के समय मां को किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होना जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, तीव्र यानी हाई फीवर आदि के कारण श्रवण दोष हो सकता है। नेक्स्ट है यदि बच्चा 9 माह से पहले पैदा होता है अर्थात अपने निर्धारित समय से पहले पैदा होने पर भी श्रवण दोष हो सकता है। तो छात्रों ये कुछ कारण थे जो जन्म के समय बच्चे में श्रवण दोष होने के मुख्य कारण होते हैं। अब हम अपना लास्ट कारण यानी जन्म के बाद पोस्टनेटल के बारे में जानेंगे कौन से कारण हैं जन्म के बाद जिससे बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को तेज बुखार आना बच्चे की विकलांगता का कारण हो सकता है। समय समय पर टीकाकरण न कराने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। बच्चे को संक्रमित रोग हो जाने जैसे टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, पीलिया, मेनिंजाइटिस आदि। दुर्घटना या चोट लग जाने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। बच्चे को माइसिन ग्रुप की दवा देने से दवा रिएक्शन कर सकती है जिससे कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान में किसी प्रकार की खराबी होने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान पर थप्पड़ मारने के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है जब कोई
किसी बच्चे को जोर से थप्पड़ मारे जिसके कारण उसके ईयर ड्रम में या मध्य कर्ण या अंतःकर्ण किसी प्रकार की चोट लग जाए तो इस कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। और कान में अधिक मात्रा में वैक्स जमा होने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। यदि कान की सफाई नहीं हो रही है, उसमें ढेर सारा वैक्स जम गया है और तो जो हमारे बाह्य कर्ण है उसके द्वारा एकत्रित की गई हुई आवाज़ ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान में तेल अथवा पानी जाने के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। हम क्या करते हैं, बड़े अच्छे उससे कि कान में बच्चों के तेल डाल दिया जिससे उनके कान में सुनने में अच्छा लगेगा, परंतु कान में तेल या पानी नहीं डालना चाहिए, जिससे पर्दे में इन्फेक्शन होकर श्रवण दोष हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि श्रवण दोष के कौन कौन से कारण होते हैं, जिसमें प्रथम था जन्म के पूर्व किन कारणों से बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। उसके पश्चात था जन्म के समय ऐसे कारण जिनके वजह से जन्म लेते समय बच्चे में श्रवण दोष होने की संभावनाएं होती हैं। इसके बाद अंतिम था जन्म के बाद ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे कि बच्चे में श्रवण दोष होने की बहुत सी संभावनाएं जन्म ले लेती हैं। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे हाई रिस्क फैक्टर के बारे में कि बच्चे के परिवार में श्रवण दोष होने के कारण अथवा कुछ बीमारियों के फलस्वरूप बच्चे में श्रवण दोष होने की संभावना होती है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत